कॉलेज आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जैसे आईआईटीज आ गए, मेडिकल में एम्स वगैरह आ गए, तो सीए के टॉप कॉलेजेस वगैरह क्या है जहाँ पे स्टूडेंट्स लोग जा सकता है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करी जा सकती है? 30,000 से स्टार्ट भी होती है और वो रेंज 30,000 पर मंथ, दैट मीन्स 3.5 lakhs पर एनम और मे बी 3.6 lakhs पर एनम, और वो 14-15 lakhs तक जा सकती है। एक कहावत भी है कि सीए में बहुत ही अटेम्प्ट लग जाते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो आपके ऐसे पूछने नहीं चाहिए, बट आपके कितने अटेम्प्ट्स लगे हैं? कि एक गर्ल से उसकी एज, एक जॉब वाले पर्सन से उसकी सैलरी और सी से उसके अटेम्प्ट नहीं पूछते, इट हर्ट्स। एक वेल परफॉर्मर सीए जो 10 साल या 15 साल एक्सपीरियंस होने के बाद वो उनकी सैलरी कितनी हो सकती है? एक ल्यूक्रेटिव, जैसे कि एक बोलते हैं ना कि आईटी में जाने के बाद करोड़ों की पैकेज लगती है, तो वो फिगर क्या है सीए के लिए? बहुत सारे सीएस ऐसे भी है जो 10 CR पर एनम भी ले रहे हैं। अब वो चाहे वो जॉब से ले या फिर अपनी कंसल्टेंसी फर्म है। अब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस ऐसा है कि दैट्स लाइक इट्स अ सी, तो आप उसको कितना मर्जी। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टॉक विद अचीवर्स के दूसरे एपिसोड में। आज हमारे गेस्ट हैं आलोक सर, जो कि सीए हैं और 10 साल का एक्सपीरियंस है उनका। तो आज हम उनकी जर्नी जानेंगे एंड उन्होंने यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या क्या स्ट्रगल और क्या जर्नी रही है, वो सब देखेंगे। तो सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि लोग अभी तक तो या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड चूज़ करते हैं, लाइक एग्जाम्स में आपके जेई हो गए और नीट्स हो गए। आपने सीए क्यों चूज़ करा? एक्चुअली सीए चूज़ करने का रीज़न ऐसा कुछ नहीं कि लाइक 12th तक तो पता ही नहीं था कि सीए करना है। तो बेसिकली 10th के बाद कॉमर्स ले लिया, और कॉमर्स लेने के बाद तो फिर ऑप्शंस वैसे बहुत सारे हैं, देयर आर प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट द थिंग इज़ कि उसमें ये देखना पड़ता है कि आगे आप किस में बेसिकली जाना चाहते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप MBA में जा सकते हैं या बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बट ये कि सीए एक ऐसा ऑप्शन है जो एक ऐसी जर्नी है जो अगर कोई चूज़ कर लेता है तो वो बहुत, मतलब उसकी जो सक्सेस है वो बहुत अच्छे लेवल पे वो अचीव कर सकते हैं चीज़ें। तो इसलिए सीए चूज़ करने का ये रीज़न था कि एक, क्योंकि अकाउंटिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो इसलिए फिर सीए चूज़ करने का सोचा कि सीए ही चूज़ करना चाहिए। तो जैसे कि कॉलेज आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जैसे आईआईटीज आ गए, मेडिकल में एम्स वगैरह आ गए, तो सीए के टॉप कॉलेजेस वगैरह क्या है जहाँ पे स्टूडेंट्स लोग जा सकता है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करी जा सकती है? एक्चुअली सीए का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, एक सीए का एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो ही गवर्न करती है। उसमें ही जितने भी सीएज हैं वो सब उसी से ही, मतलब जो स्टडी मटेरियल होता है या फिर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं है सीए करने के लिए, आपको रजिस्टर कराना होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में, और वहीं से आप अपनी जर्नी को एज अ सीए स्टार्ट कर सकते हैं। एक कहावत भी है कि सीए में बहुत ही अटेम्प्ट लग जाते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो आपके ऐसे पूछने नहीं चाहिए, बट आपके कितने अटेम्प्ट्स लगे हैं? देखिए, ये ठीक बात है कि अटेम्प्ट्स नहीं पूछने चाहिए। इस पे एक चीज़ भी है कि एक गर्ल से उसकी एज, एक जॉब वाले पर्सन से उसकी सैलरी और सी से उसके अटेम्प्ट नहीं पूछने चाहिए, इट हर्ट्स। बट स्टिल अटेम्प्ट एक्चुअली मेरा 3rd अटेम्प्ट में हो गया था, तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट मुझे लगे हैं फिर भी करने में, बट 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। अगर सीए फाइनल्स की बात करें, बाकी सारे लेवल्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गए थे। ओके, ग्रेट। इसे इन जनरल आपके यूपीएससी में भी काफ़ी 2-3 एक एवरेज अटेम्प्ट रहा है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एज एक्सपेक्टेशन एज ए फ्रेशर सीए में वो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? फ्रेशर सीए की जो आज अभी जो सैलरीज हैं उसमें बहुत, मतलब एक रेंज है, वो रेंज 30,000 से स्टार्ट भी होती है और वो रेंज 30,000 पर मंथ, दैट मीन्स 3.5 lakhs पर एनम और मे बी 3.6 lakhs पर एनम, और वो 14-15 lakhs तक जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है कि वो बाद में प्रैक्टिस करेंगे, तो जो प्रैक्टिस करता है बेसिकली वो पहले एक सीए फर्म से बिगिन कर सकता है। सीए फर्म में कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद वो आगे अपनी जर्नी को एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉलो कर सकता है। अदरवाइज सेकेंडली कुछ लोग क्या करते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट जो ICAI के उससे ऑर्गेनाइज होती है, उसमें वो कैंपस प्लेसमेंट में जा सकते हैं, जिसमें पैकेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी ल्यूक्रेटिव पैकेजेस मिलते हैं। उसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो पार्ट लेती हैं, बट उसमें डिपेंड करते हैं कि आप, मतलब उसमें जो रैंक होल्डर्स होते हैं बेसिकली, या जो फर्स्ट अटेम्प्ट होल्डर्स होते हैं,
उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाती है एग्जैक्टली। और वहाँ पे फिर वो अपनी जर्नी को आगे लेके जा सकते हैं एज अ, अगर वो उसमें चाहे वो कंसल्टेंसी में जाएं या फिर एडवाइजरी में जा सकते हैं, ऑडिट्स में जा सकते हैं, या फिर अगर फिनेंस में जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो जाके अपनी जॉब को वहाँ पे सेटल कर सकते हैं। एक वेल परफॉर्मर सीए जो 10 साल या 15 साल एक्सपीरियंस होने के बाद वो उनकी सैलरी कितनी हो सकती है? एक ल्यूक्रेटिव, जैसे कि एक बोलते हैं ना कि आईटी में जाने के बाद करोड़ों की पैकेज लगती है, तो वो फिगर क्या है सीए के लिए? देखिए ऐसा कोई फिगर नहीं है, बहुत सारे सीएस ऐसे भी है जो 10 CR पर एनम भी ले रहे हैं। अब वो चाहे वो जॉब से ले या फिर अपनी कंसल्टेंसी फर्म है। अब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस ऐसा है कि दैट्स अ लाइक इट्स अ सी, तो आप उसको कितना मर्जी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। और जॉब में अगर आप चाहें तो आप CFO बन सकते हैं, तो CFO के पैकेजेस आपको पता ही है, एक टॉप मैनेजमेंट लेवल के जो लोग होते हैं उनके पैकेजेस आपको पता है। तो वो पैकेज का कोई ऐसे लिमिट नहीं है, क्योंकि एज अ सीए आप पैकेजेस तो एक बाउंड्री है, उससे आप बहुत आगे जा सकते हैं। मतलब पैकेजेस का ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ आपको इतना ही पैकेज मिलेगा, बट हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा है, फिर धीरे धीरे एज यू ग्रो योर पैकेज ग्रोज विद इट। सो आफ्टर 10 years 15 years समवन कैन एक्सपेक्ट कि हाँ भाई उनकी भी सैलरी करोर्स में जा सकती है, राइट? इजीली जा सकती है। कूल। सो सबसे पहले आप ये बताइए, सीए डे टू डे लाइफ में करते क्या हैं? उनकी क्या जॉब रहती है, वो क्या परफॉर्म करते हैं बेसिकली? देखिए सीए डेली लाइफ में अगर आप जॉब की बात करें तो जॉब में सीए बहुत सारे फील्ड्स में काम कर सकते हैं, जैसे एडवाइजरी, कंसल्टिंग, स्टार्टअप एडवाइजरी आजकल जो अभी चल रहा है, फिनेंस, कुछ लोग ऑफशोर बुक कीपिंग में भी हैं अभी, और ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप, प्रैक्टिसिंग सीएस, टैक्सेशन। सो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे सीए काम कर सकते हैं उस फील्ड्स में। तो डेली रूटीन में अगर आप कहें तो जो जॉब वाला है दे आर लाइक रेस्ट्रिक्टेड टू दी, अगर कोई बंदा एक ऑडिट डोमेन में है तो वो ऑडिट कर रहा है, उसमें स्टार्ट, इंटरनल, टैक्सेशन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो वो डेली लाइफ में करते हैं, जिसमें ऑडिटिंग, टैक्सेशन, एडवाइजरी, कंसल्टिंग, तो ये सब चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आपने अभी स्टार्टअप मेंशन करा है, सो स्टार्टअप फाउंडर्स को क्या क्या स्टार्टअप फाउंडर्स कैसे अपने कंपनी को लीगली चला सकता है? लाइक उनको जैसे एक तो कंपनी सबसे पहले रजिस्टर करनी रहती है, तो उनको किस किस वे में कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए? LLP होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड होती है, थोड़ा उस पर आप बताइए। देखिए कंपनी आप प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिस्टेड, नॉन लिस्टेड, उसमें जा सकते हैं। बट यूजुअली जो अभी जैसे एज अ बिगिनर कोई अगर स्टार्ट करता है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ ही स्टार्ट किया जाता है, जिसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं। तो वो कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं एज अ स्टार्टअप। और LLP की बात करें तो LLP में भी जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें लाइबिलिटीज़ आपके लिमिटेड होती हैं, तो उसमें भी 2 पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में तो 2 पार्टनर्स तो होंगे ही। तो ऐसे ही कंपनी में भी 2 डायरेक्टर्स, LLP में 2 पार्टनर्स। इन दोनों में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, वो है टैक्सेशन। अब कुछ लोग चाहते हैं कि हम एज अ कंपनी खोलें, क्योंकि कंपनी की लीगल रीच इन कंपैरिजन टू LLP थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो वैसे दोनों लीगलाइज हैं, दोनों ही MCA से गवर्नड है, तो लेकिन फिर भी अगर आप एज अ स्टार्टअप देखें तो कंपनीज ज़्यादा प्रेफरेबल होती है स्टार्टअप के। ओके, सो इन शॉर्ट जर्नी आप ये बता सकते हैं कि आपने 10th से लेके CA बनने तक की जर्नी में आपने क्या क्या किया, क्या पढ़ा, क्या स्ट्रगल रहे थे आपके? 10th के बाद तो बेसिकली जो स्कूलिंग होती है 11th 12th वो है, फिर ग्रेजुएशन। 12th आपने किससे करी? लाइक मैथ्स, ये कॉमर्स विद मैथ्स। ओके, 12th मेरी कॉमर्स विद मैथ्स से थी। उसके बाद फिर मैंने जब ग्रेजुएशन ज्वाइन किया तो साथ में CA का साथ में कोर्स ज्वाइन कर लिया था, और साथ में मैं CS भी कर रहा था, कंपनी सेक्रेटरी। ओके। तो CA की जर्नी जो है वो पहले फाउंडेशन से स्टार्ट होती है, जिसको फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल्स। तो ये जर्नी होती है बेसिकली, इसमें 4 साल लग जाते हैं आपको पूरे जर्नी को कंप्लीट करने में, अगर आप हर चीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में करें तो। ओके। तो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फिर एक आर्टिकलशिप भी होती है जिसको इंटर्नशिप भी बोला जाता है, वैसे आर्टिकलशिप ही बोला जाता है CA में। तो वो आर्टिकलशिप भी होती है, उस आर्टिकलशिप को आपको किसी भी प्रैक्टिसिंग CA के अंडर आपको उसको कंटिन्यू करना होता है, जो एक आपके लिए बहुत
अच्छा चैलेंजिंग वर्क एक्सपीरियंस होता है, वो आपको आगे फ्यूचर में हेल्प करता है, अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तब भी, अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं तब भी। तो इसमें 3 लेवल्स हैं, तीनों लेवल्स प्लस आर्टिकलशिप करने के बाद अगर आप हर चीज़ सक्सेसफुली कर लेते हैं तो विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, आपको क्या लगता है कि जो सीए के जो करिकुलम है वो अदर्स प्रोफेशनल में, अदर प्रोफेशन में भी डालना चाहिए, लाइक इंजीनियरिंग्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, ये सब क्या सिखाना चाहिए? देखिए सीए इज़ ऑल अबाउट फिनेंस, इंजीनियरिंग थोड़ा सा अलग प्रोफेशन आ जाता है, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग वाली सीए में आनी चाहिए, जैसे लाइक अभी वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे, जैसे एआई हो गया या पाइथन है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डेटा साइंस है, डेटा मैनेजमेंट है, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ऑलरेडी सीए में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्प करने वाली है आगे आने वाले टाइम में, जिसमें आपको बहुत सारा यू विल बी एबल टू सेव योर टाइम और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने वाली हैं जो स्ट्रक्चर्ड वे में एक बहुत हेल्पफुल होंगी किसी भी प्रैक्टिसिंग के लिए या जॉब वाले को सैलरीड के लिए। आप, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सीए की अवेयरनेस थोड़ी कम है एट इनिशियल लेवल, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है, राइट? मोस्ट ऑफ पीपल अपना जो नॉर्मल जो वे है वही साइंस ले लेते हैं। सो मैं चाहूँगा इस अवेयरनेस का जो गैप है उसको कैसे कम किया जा सकता है? नहीं, एक्चुअली कॉमर्स बैकग्राउंड वाला जो स्टूडेंट होता है वो बेसिकली उनको पहला ऑप्शन सीए ही दिखता है, बट ये है कि कुछ लोग पहले ही स्टेप बैक कर जाते हैं, लाइक उनको लगता है कि शायद ये ना हो पाए क्योंकि सीकिंग द रिजल्ट का परसेंटेज जो है वो थोड़ा सा कम रहता है, तो इसलिए कुछ लोग स्टेप बैक कर लेते हैं, बट जो इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं तो वो हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं हो पाता है, कुछ हो सकता है कुछ अटेम्प्ट लग जाए बट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी तक आपने बहुत सारे स्टार्टअप रजिस्टर करे होंगे, तो आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया कि ये स्टार्टअप आइडिया बहुत अच्छा है तो इसको हम ही कंटिन्यू कर लेते हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, ना मैंने कभी ऐसा कुछ आइडिया किसी का स्टील किया है। हाँ, मैं क्लाइंट्स को हेल्प कर देता हूँ कि स्टार्टअप रजिस्टर करने में या उनके एंटरप्रेन्योरशिप या जो भी वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं उसमें, उनके स्किल्स में उनको बुक कीपिंग या फिर जो भी हम सर्विसेज दे सकते हैं उसमें मैं उनको हेल्प कर देता हूँ। बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आइडिया स्टील करने का ऐसा ना कभी ख्याल आया अभी तक। ओके, सो एक ये भी है कि चूंकि ये एआई का एरा चल रहा है एंड एआई ऑलरेडी बहुत सारे जॉब्स को इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि एआई सीए लाइफ में भी इम्पैक्ट कर सकता है, सीए जॉब से रिलेटेड? हाँ, इम्पैक्ट करेगा, थोड़ा क्लरिकल पे इम्पैक्ट कर सकता है क्योंकि एआई बहुत सारी क्लरिकल जो चीज़ें होती हैं वो खुद मैनेज कर रहा है अभी। बट ये कि हाँ, वो सीए को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये तो श्योरिटी है, क्योंकि लिटिगेशन असेसमेंट्स या फिर फिजिकल प्रेजेंस, वो सब चीज़ें जो हैं वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैंडल कर सकता है, एआई हैंडल नहीं कर सकता। एआई हेल्प ज़रूर करेगा सीए को अपने काम को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए, ईजी करने में, उसको बेटरमेंट में, चीज़ों को अलाइन करने में, बट हाँ रिप्लेस नहीं कर सकता कभी भी। एक जो सबसे कॉमन जो टास्क होते हैं जो कि एटीआर फाइलिंग जो सारे जॉब एम्प्लॉयज वगैरह करते हैं, तो क्या हम उसको आसान नहीं कर सकते क्या, कुछ टूल्स बना के, कुछ एप्लीकेशन बना के? वो एप्लीकेशंस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, अगर कोई पर्सन चाहता है वो अपनी आईटीआर खुद, बहुत सारे लोग ऐसे कर भी रहे हैं जो खुद फाइल करते हैं। बट द थिंग इज कि इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक द हेल्प ऑफ द प्रोफेशनल, क्योंकि बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं जो, क्योंकि लॉज आर ऑलवेज चेंजिंग, तो लॉज चेंज हो जाते हैं तो कई बार मिस्टेक होने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप अवेयर वो लॉ से, और अगर आपको लगता है कि हाँ इतनी अवेयरनेस है कि आप उस रिटर्न फाइलिंग को आराम से एग्जीक्यूट कर पाओ, तो इनकम टैक्स पोर्टल पे भी यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो आप इजीली उसमें फाइलिंग आराम से करी जा सकते हैं। आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करने की कोई नीड नहीं है एज सच, बट हाँ थर्ड पार्टी ऐप्स भी हैं, आप उनको यूज़ करके भी कर सकते हो। बट जो इनकम टैक्स इंडिया पे जो अवेलेबल है यूटिलिटी, उनसे भी फाइलिंग करी जा सकती है इजीली। ओके, सो आप अपने को नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप कहाँ देखना चाहते हो? नेक्स्ट 10 ईयर्स में मेरा जो अभी मेजर फोकस चल रहा है वो ऑफशोर पे चल रहा है, जिसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन या जो जैसे अभी आईसीआई और यूके का जो अभी एक एग्रीमेंट भी हुआ है, तो उसमें क्या है कि सीए के लिए ऑल ओवर
द वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ओपन हो रही हैं धीरे धीरे। तो उसमें क्या है कि हम लोग बाहर का काम भी आराम से इंडिया में बैठ के कर सकते हैं, जिसको ऑफशोर बोलते हैं। तो वो इंडिया में ऑलरेडी अभी चल रहा है, बट धीरे धीरे वो भी एक्सपेंशन स्टेज पे है। तो कहीं ना कहीं एज अ प्रैक्टिसिंग सीए मैं अपने आप को ये देखना चाहता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस कितनी ग्रो हो सकती है इन दी फ्यूचर स्टेज। ओके, सो इंडियन टैक्स सिस्टम वर्सेस फॉरेन टैक्स सिस्टम, आपको कौन क्या बेटर लगता है एंड कहाँ गैप दिखती है एंड क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? फॉरेन टैक्सेशन में एक्चुअली हर कंट्री का अलग टैक्स सिस्टम है, वो तो आपको पता ही है। राइट। तो ऐसा नहीं है कि अभी हम पूरे अवेयर भी नहीं है फॉरेन टैक्स सिस्टम से, बट हाँ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम भी ऐसा नहीं है कि कोई लैग है। लॉज बहुत सही बने हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, और अगर लॉ को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है तो आप एक अच्छा टैक्स पेयर बन के कहीं ना कहीं इंडिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ ना कुछ। ओके, एंड ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये है कि ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम में क्या डिफरेंस क्या है, एंड एज ए एम्प्लॉय लोग किससे बेनिफिट ज़्यादा ले सकते हैं? वो डिपेंड करता है कि आप किस रिजीम में जाना चाहते हैं। आपके लिए दोनों रिजीम ओपन है, आप ओल्ड में जाना चाहें तो ओल्ड में भी जा सकते हैं, न्यू में जाना चाहें तो न्यू में भी जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप टैक्स सेव कर पा रहे हैं थोड़ा सा भी, अगर आप ओल्ड में जाना चाहें और आपको लगता है कि नहीं मेरा ओल्ड में टैक्स सेव हो रहा है, तो आप ओल्ड में जा सकते हैं। न्यू में जाना चाहें तो न्यू में भी जा सकते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको ये देखना है कि आपका टैक्स कहाँ कम है। तो आपको गवर्नमेंट ने CBDT ने दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, दोनों ऑप्शंस ओपन है, आप किसी में भी जा सकते हैं, बट आपको ये देखना है कि टैक्स सेविंग आप कहाँ पे कर रहे हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी रिजीम ऑप्ट करके अपने रिटर्न को इजीली फाइल कर सकते हैं। एंड पहले ओल्ड रेजिमे में आपके होम लोन की भी टैक्स सेविंग वाली पार्ट थी, जो इस न्यू रेजिमे में नहीं है। क्या रीजन हो सकते हैं, या क्या किस पर्पज से ये चेंज हुआ होगा? उसमें एक्चुअली स्लैब रेट भी कम है, तो अब कहीं ना कहीं कंपनसेट तो करना ही होता है गवर्नमेंट को भी, तो इसलिए उन्होंने स्लैब रेट कम करके वो जो डिडक्शंस थी उनको हटा दिया। तो इसीलिए टैक्स पेयर को एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो डिडक्शंस को अवेल करते हैं तो उनके लिए स्लैब रेट अलग है, अगर वो न्यू टैक्स में जाएंगे तो उनके लिए स्लैब रेट अलग रहेगा। तो वो आपको देखना है कि आपका टैक्स कहाँ पे सेव हो रहा है, तो वो दोनों ऑप्शंस आपके लिए हैं। आप किसी भी ऑप्शन में जाके जहाँ पे आपको लगता है कि आपका टैक्स लाइबिलिटी कम है, वहाँ पे आप उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ओके, सो अब वन वर्ड पे चलते हैं। आपके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड एंड FD में क्या बेटर है? देखिए ये डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर है वो रिस्क टेकर है या रिस्क को अवॉइड कर रहा है। अगर कोई रिस्क को अवॉइड करना चाहता है, उनको लगता है कि नहीं मुझे फिक्स ही चाहिए, तो वो फिक्स डिपॉजिट के साथ जा सकता है। बाकी जो लोग एज एन इन्वेस्टर, मुझे ये लगता है कि म्यूचुअल फंड का ऑप्शन एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है फॉर अ लॉन्गर टर्म, क्योंकि उसमें रिटर्न्स कहीं ना कहीं इन कंपैरिजन टू FD ज़्यादा है। तो अगर कोई थोड़ा सा रिस्क ले सकता है जो मार्केट से थोड़ा सा वेल वर्स्ड है, इवन इफ अगर मार्केट की नॉलेज नहीं भी है तो भी वो कहीं ना कहीं किसी हेल्प से म्यूचुअल फंड को ऑप्ट करके अपने रिटर्न्स को बहुत मल्टीफोल्ड कर सकता है इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो अगर आप किसी को एडवाइस करते हैं कि आप इतना सिर्फ मंथली उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए किसी भी एक म्यूचुअल फंड में, तो 20 ईयर्स डाउन द लाइन आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत एक अच्छा फंड एक्यूमुलेट हो गया। ऐसा नहीं है कि FD में एक्यूमुलेट नहीं होता, बट इन कंपैरिजन टू अगर आप देखें कि रिटर्न्स किस में ज़्यादा है तो वो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड में ज़्यादा है, बट रिस्क भी, बट एट द सेम टाइम उसमें क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो है वो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं मार्केट में, तो क्योंकि वो न्यूज़ फैक्टर से भी डिपेंड करता है मार्केट आपका, तो उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हैं उतना। बट हाँ 20 ईयर्स डाउन द लाइन या 30 ईयर्स डाउन द लाइन एक अच्छा फंड आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं बाय वे ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स लाइफ में एक कॉमन जो एक लाइक फाइटिंग वाली जो क्वेश्चन रहती है कि JEE टफ है या नीट टफ है या UPSC टफ है या CA टफ है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी एग्जाम्स टफ है? एक्चुअली मैंने CA किया है तो मुझे लगता है CA टफ है। बट हाँ अगर मार्केट में जाके देखें तो अगर रेटिंग्स देना चाहे तो आई थिंक UPSC विल बी दी फर्स्ट वन, जो मुझे लगता है। सेकेंड इज CA ऑब्वियसली, थर्ड वुड बी IIT JEE, बट आई मे बी रॉन्ग, ये ऐसा नहीं है कि मैं सही हो सकता हूँ, बट हाँ ये मेरा एक ओपिनियन है कि UPSC इज द टफर वन। ओके,
सो सीए स्टूडेंट्स को चूंकि बहुत ही पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी मेमोरेबल चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, राइट, लॉ, पूरा लॉ है, तो उसकी स्टूडेंट्स लाइफ क्या रहती है? देखिए, करिकुलम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को या जो सीए कैंडिडेट है उसको पढ़ना पड़ता है। तो जिससे कि उसमें लॉ भी है और टैक्सेशन भी है, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, एवरीथिंग इज़ देयर। तो उसके हिसाब से उनकी डेली रूटीन ये रहती है कि हाँ, वो बेसिकली अगर फाइनल वाला ही कोई स्टूडेंट है तो वो, जो मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि फाइनल में हम लोग क्या करते थे कि मॉर्निंग में हमारी क्लासेस होती थी सीए की, फाइनल की, क्योंकि उस टाइम 8 सब्जेक्ट थे। तो अब उसमें क्लासेस लेनी होती थी, मॉर्निंग में क्लासेस होती थी, उसके बाद हम लोग जो आर्टिकलशिप चल रही थी साथ में, तो ऑफिस जाते थे। तो ऑफिस का पूरा दिन होता था जिसमें पूरा आपको अपने आवर सर्व करने के बाद शाम को घर आके आपको वो क्लासेस को रिवाइज करना होता था और साथ में सेल्फ स्टडी भी करनी होती थी। तो एक सीए स्टूडेंट की लाइफ में मेरे ख्याल से जितने टाइम वो सीए कर रहा होता है, मेजरली यही डेली रूटीन होता है, चाहे वो कोई भी लेवल हो, फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल हो। तो हाँ, ऑल्दो रियल चैलेंज स्टार्ट्स आफ्टर यू बिकम अ सीए, बट ठीक है, वो एक स्टडी जो फेस है वो भी चैलेंजिंग है, और सीए करने के बाद तो और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये है कि डेली रूटीन में एक सीए स्टूडेंट की लाइफ में यही रूटीन है कि वो ऑफिस जाएगा, स्टडी करेगा, क्लासेस लेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, बहुत सारी चीज़ें रिटेन करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो इसमें इसका मतलब ये बोलो थोड़े प्रैक्टिकल्स कम रहते होंगे, राइट, मेमोरेबल चीज़ें थोड़ी ज़्यादा रहती होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल्स भी हैं, अकाउंट्स है, कॉस्ट मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो एक अगर एक स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस करता है उस चीज़ को, या जो इंस्टीट्यूट के जो सैम्पल पेपर्स हैं या पास्ट ईयर पेपर्स हैं, आरटीपीज़ हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, उसको अगर अच्छे से वो करता है तो वो आराम से क्लियर कर सकता है। सो सीए की जो अर्निंग होती है वो थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट रहता है या किसी मंथ्स में वो पीक पे जाता है? क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सब आपके फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग के टाइम से रहते हैं, तो कुछ स्पाइक्स दिखने को मिलते होंगे, राइट? हाँ, सैलरीड के लिए आई थिंक बोनस जब मिलता है तभी स्पाइक आता होगा, या फिर जब कोई अप्रेजल होता है या इंक्रीमेंट होता है तो उनका तो ईयरली स्पाइक होता है। बट हाँ, प्रैक्टिसिंग सीए के लिए स्पाइक्स हो सकते हैं, क्योंकि जो जुलाई टू सितंबर या अक्टूबर जो मंथ्स रहते हैं उसमें कई बार अगर आप नए क्लाइंट्स इंट्रोड्यूस कर लेते हो तो वहाँ पे आपकी अर्निंग थोड़ी सी बेटर हो सकती है। ओके। एक जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो एक इंजीनियर क्या, लाइक कोई कॉमन पीपल क्या कर सकता है अपने लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड? ऐसा तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, 2-3 लिस्ट अप कर दो आप। जैसे आप कह सकते हो कि टैक्सेशन में अगर आपने कोई गलत फाइलिंग कर दी तो यू मे गेट नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ ठीक है, वो कहीं ना कहीं कैटर हो जाते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल उसको हैंडल कर लेते हैं, और अगर आपने लॉ में रह के या फिर इनएडवर्टेंटली अगर वो चीज़ परफॉर्म की है तो वो आप उसको एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसको ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल। यदि आप आज सीए नहीं होते तो आज आप क्या होते? अगर मैं सीए नहीं होता शायद, तो मुझे लगता है शायद मैं, अगर हाँ, इफ़ आई कैन गो बैक, तो मुझे लगता है शायद मैं साइंस ऑप्ट करता और मेडिकल, तो शायद मैं डॉक्टर बन सकता था। ओके। बट हाँ, अगर मुझे ऑप्शन मिलता है आज जाने का तो ऑब्वियसली मैं मेडिकल लाइन को चूज़ करना चाहूँगा। सीए की लाइफ में स्ट्रेस का क्या लेवल रहता है? स्ट्रेस रहती है या नहीं रहती है? देखिए, स्ट्रेस तो आजकल हर कोई भी लोग है, चाहे सीए है नहीं है, हर पर्सन को स्ट्रेस है। बट हाँ, इट्स ऑल अबाउट कि आप उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हो, आपका वर्क लाइफ बैलेंस कितना है, आप अपने काम को, अपने फैमिली को कितना टाइम, कैसे कैसे उसको टाइम, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो। तो स्ट्रेस है, बट हाँ, अगर स्ट्रेस को आप मैनेज कर लेते हो तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ ठीक है कि स्ट्रेस नहीं भी है। सो बिगेस्ट मिथ क्या है सीए के बारे में? सीए के बारे में बिगेस्ट मिथ ये है कि सीए कैन ओनली फाइल रिटर्न्स जो कि सही नहीं है। अभी आज के डेट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सीए के पास, वो एडवाइजरी, कंसल्टिंग, ऑडिटिंग, स्टार्टअप्स,
एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑफशोर जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें सीए जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सीए इज़ ओनली फॉर फाइलिंग जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सीए एक्सप्लोर कर रहे हैं, कर चुके हैं, और आगे आने वाले जनरेशन भी उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रही है। और अभी के टाइम में तो बहुत सारे सीए फाउंडर्स भी बन रहे हैं, अमन गुप्ता हो गया, और भी बहुत सारे सीए हैं, फाउंडर्स हैं। एग्जैक्टली। जो लोग प्रैक्टिस में, या जिनको लगता है कि नहीं, जिनका परसेप्शन या माइंडसेट एक बिजनेस वाला माइंडसेट होता है, तो वो एज अ एंटरप्रेन्योरशिप भी अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन के उस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। सो आपके मोस्ट मेमोरेबल क्लाइंट स्टोरी क्या है, गुड या बैड? गुड ही है। तो एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे सिचुएशंस को डील कर रहे हो, आपकी कैसे एडवाइस कर रहे हो, आपका जो जिस क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो वो मतलब उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। तो वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप उसको मैनेज कर लेते हो अच्छे से तो वो चीज़ें ठीक हो जाती है। तो ऐसे कोई वो नहीं है कि मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स तो आपके काइंड ऑफ फैमिली जैसे ही हो जाते होंगे, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग आपके टच में रहते होंगे। हाँ, हो जाता है, बट इंडिपेंडेंस हमेशा रहती है। अगर कुछ भी अगर सर्विस दे रहे हैं तो वो एज अ सीए और नेशन को देख के ही दी जाती है। तो इंडिपेंडेंस इज़ अ फैक्टर जो हमेशा कंसिडरेबल ही होता है। तो फैमिली है, बट एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंस भी एक ऐसा फैक्टर है जो कंसिडर करना पड़ता है। सो एज ए फाउंडर हमें क्या पहले से पता रहना चाहिए फंड रेजिंग करने से पहले? देखिए, फंड रेजिंग डिपेंड करता है एक नेचर ऑफ बिजनेस पे। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे, और किसी फाउंडर को लगता है कि हाँ, इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को जनरेट किया जा सकता है, उस बिजनेस को बहुत एक अच्छे लेवल पे ले जाया जा सकता है, तो वो इन्वेस्ट करते हैं उस बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे टाइप के आइडियाज़ हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन कि आपका आइडिया उनको कैसे क्लिक करता है। अगर वो आइडिया फाउंडर को क्लिक कर जाता है तो वो, और इसमें एक फाउंडर का एक्सपीरियंस भी होता है। अगर फाउंडर ने वैसे किसी बिजनेस के साथ पहले काम किया होता है तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं उस बिजनेस को फंड करने में। आप अपने आप को एक लाइक एज ए सीए आप एज ए नेशन में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, किस एंगल से? नेशन में कंट्रीब्यूशन इस हिसाब से है कि क्लाइंट का एक सही टैक्स पे करवाया जाए, कहीं भी कुछ ऐसा ना हो कि गलत टैक्स चला जाए। पहली चीज़ वो है। सेकेंडली, कोई भी जैसे ट्रस्ट होते हैं या कोई भी एनजीओज़ हैं जो एक नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम ये है कि उनको एक सर्विस थोड़े से कुछ भी कम नेगोशिएट करके या फिर मे बी फ्री सर्विस भी दी जा सकती है। तो इस हिसाब से हम नेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ठीक है, अगर कोई चैरिटी कर रहा है या कुछ भी ऐसा काम कर रहा है जो एक नोबल कॉज है या फिर एक नेशन को कुछ दे सकता है, तो वहाँ पे हम लोग भी करते हैं कि ठीक है, उसको कंट्रीब्यूट किया जाए कि उन पर ज़्यादा बर्डन ना आए। ओके। एक बार अश्नील ग्रोवर ने यह भी कहा था कि जितने टैक्स पे करने वाले लोग हैं एक्चुअल में, उसमें से बहुत ही कम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, राइट? जैसे कि आपके टीयर 2 सिटीज़ वगैरह में जो शॉप सब रहते हैं वो भी काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं, बट वहाँ तक हमारी सिस्टम पहुँच नहीं पाई है टैक्स पे करने के लिए। तो आप इसमें क्या देखते हो, कैसे इन्हेंस कर सकते हैं इस प्रोसेस को? देखिए, ये प्रोसेस अभी इन्हेंस हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पहले नहीं हो रही थी। तो उसमें कई सारे फैक्टर्स ऐसे इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें इवेजन को या फिर जो कन्वर्जन्स होते हैं उनको थोड़ा सा रिडक्शन पे लाया गया। बहुत सारे सेक्शंस ऐसे इंट्रोड्यूस किए गए हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं टैक्स पेयर को एक किया जा रहा है कि आपको टैक्स पे करना ही करना है। वो सिस्टम अभी प्रोसेस में है, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। तो वो टाइम आने वाला है कि एक जो हमारा नेशन है वो ऑलरेडी सेकंड नंबर पे आ ही चुका है। तो ये कि वो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है टैक्स। सो हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में 4 साल 5 साल में अब गांव-गांव तक से भी टैक्स कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, राइट? हाँ जी। ओके।
सो सीए के लिए एआई फ्रेंड है या एनिमी? एक सीए के लिए एक फ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि वो एनिमी है, वो एक फ्रेंड है। आप उस एआई को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आप भी कि अगर हम सिनेरियो देखें तो एआई ने बहुत सारा काम एज अ सीए के लिए बहुत इजी कर दिया है। बहुत सारे क्लरिकल ऐसे काम हैं जो सीए उसकी हेल्प लेके अपने काम को बहुत इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकेंडली, बहुत सारे एआई के ऐसे टूल्स हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। उसमें जो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, जिसमें वो कोर्स को लेके एक सीए उस जितने भी एआई के टूल्स हैं उनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एआई फ्रेंड है, एनिमी नहीं है, एज पर माय ओपिनियन। और कोई टूल्स वगैरह काइंड ऑफ जो सीए अपने काम में यूज़ करते हो डे टू डे लाइफ में? हाँ, काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं। ChatGPT इज द वन कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ किसी टास्क को आपको ऐसा परफॉर्म करना है, कुछ बेसिक क्लरिकल चीज़ है जो आप एआई की हेल्प से करवा सकते हो, तो हाँ ऑब्वियसली वो यूज़ करा जाता है उसको, ChatGPT को। ChatGPT तो सभी और का भी friend ऐसे है। टूल्स हैं जैसे क्लियर टैक्स में टैक्सेशन के कुछ टूल्स हैं जो यूज़ करे जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे अकाउंटिंग के भी टूल्स आ चुके हैं अभी। अगर जो हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उन्होंने भी एआई की हेल्प लेके अपने ही सॉफ्टवेयर में एआई को इंट्रोड्यूस किया है। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सिस्टमैटिक वे में एक अच्छे अलाइंड वे में मिलती हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं अपने काम को ईजिली एग्जीक्यूट करने में। यदि आप आज 0 क्लाइंट से स्टार्ट करते हो तो आप अपने बिजनेस और आप अपने प्रोफेशन को कैसे एक्सपेंड करोगे? सी, प्रैक्टिस को बिल्ड करना इट्स अ लॉन्ग टर्म एफर्ट। उसमें बहुत टाइम लगता है अपने प्रैक्टिस को बिल्ड करने में। तो अगर आज मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़े तो मे बी मैं हो सकता है कि जॉब में शिफ्ट हो जाऊं, या फिर अगर ठीक है अगर प्रैक्टिस को ही लेके चलते हैं तो धीरे धीरे ग्रो हो जाता है, ऐसा नहीं है, एक बहुत टाइम और एफर्ट लगता है इसमें। बट हाँ ठीक है, अगर आप उसको एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो तो इट्स रियली वर्थफुल। सो एक्चुअली वाई सीए सीम्स डिफ़िकल्ट, उसको आसान बनाया जा सकता है या कुछ आपको लग रहा है कि कुछ सिलेबस उसके डिफ़िकल्ट हैं या अननेसेसरी सिलेबस है? नहीं, सिलेबस जो करिकुलम जो इंस्टीट्यूट ने दी है वो मेरे ख्याल से वो करिकुलम ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हैं जो एक सीए को बहुत नॉलेजेबल बनाती हैं। तो उसमें सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक सीए उसकी क्लैरिटी को लेके कहीं भी फिनेंशियली एडवाइस कर सकता है या अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो करिकुलम में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें कि वो यूज़लेस है या फिर उसको बाहर कर देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ ये है कि अभी जैसे एआई की अभी बात हो रही थी तो एआई ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है करिकुलम में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो एक अच्छे ग्रोथ फैक्टर को या एक सीए को एक और रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यूजर्स के लिए है कि जो सीए की प्रिपरेशन कर रहा है या जो फ्रेशर है अभी, तो उसको आप क्या सजेशन देना चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? देखिए, सजेशन तो यही है कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन, कॉन्टीन्यूटी, कंसिस्टेंसी, ये 3-4 फैक्टर्स है जो कंसिडर करने हैं। तो ठीक है, वो अटेम्प्ट्स पॉसिबली कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ लग जाते हैं, और ये भी हो सकता है कि अटेम्प्ट्स नहीं भी लगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से क्लियर कर सकते हो। तो यही एडवाइस है कि आप कंसिस्टेंट रहो और डिसिप्लिन से अगर आप अच्छी तरह से आप अपने स्टडी मटेरियल को या अपने मेंटोर को फॉलो कर रहे हो, अच्छे से फॉलो करते हो, तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। ओके, सो जैसे कि कोई यूपीएससी में 3-4 अटैम्प्ट या 5 अटैम्प्ट में पास नहीं कर पाता है तो वो टीचर बन जाता है या कुछ वो और जर्नी स्टार्ट कर देती है। तो जो सीए नहीं बन पाते हैं, 7 साल 8 साल 10 साल लग गए बट वो नहीं बन पाए, तो उनका अब वो क्या लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सीए नहीं बन पाया तो कुछ लोग तो कंटिन्यू करते हैं जर्नी को बहुत एक लंबे टाइम तक, जिनमें एक डेडिकेशन होता है कि हाँ मुझे सीए ही करना है।
बट कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटी प्रेशर कह सकते हैं उसको। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, फिर भी क्योंकि वो उस करिकुलम को इतने टाइम तक पढ़ चुका होता है, तो वो इट्स एज गुड एज कि वो उसको नॉलेज तो होती है, तो वो उसी फील्ड में किसी भी कंपनी में वो चाहे तो एक एज अ सैलरीड जॉब कर सकता है। वो कोई भी फील्ड हो सकती है, चाहे वो ऑडिट है, चाहे वो अकाउंटिंग है, फिनेंस है, एनीथिंग। तो कंसिडरिंग हिज नॉलेज वो जॉब कर सकता है, या अगर उसको स्विच करना है तो अभी बहुत सारे और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, या फिर इन कंपैरिजन टू सीए जिसमें टाइम थोड़ा सा फैक्टर कम होता है, तो वो उसको भी ऑप्ट करके अपनी लाइफ को उस हिसाब से आगे ग्रूम कर सकते हैं। सो जब कंपनी हायरिंग करती होगी तो क्या उन्हें मौका देती होंगी जो सीए नहीं बन पाए, या तो जब मौका देते भी होंगे तो उनकी शायद कम सैलरी रहती होगी? ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी नॉलेज कैसी है। ठीक है, वो एक फैक्टर है कि इट डिपेंड्स ऑन कि कंपनी हायरिंग किसकी कर रही है। अगर कंपनी को सीए ही चाहिए तो वो ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट हो जाता है कि नॉन सीए को वो हायर करेंगे नहीं। बट कई बार क्या होता है कि कंपनी को ऐसा नहीं है कि उनको सीए ही चाहिए, उनको ऐसा लगता है, अगर कोई स्टार्टअप है उनको लगता है कि हाँ एक फिनेंस वाला अगर कोई पर्सन है और वो कंपनी को अच्छी सर्विस दे सकता है, वो नॉलेजेबल है और वो वैसी सर्विस दे सकता है, तो वो उसको इन हाउस टीम में हायर करके उसे अपने डे टू डे अफेयर्स वाले काम करा सकते हैं। बाकी ये है कि सीए तो हर पर्सन को चाहिए ही आज की डेट में। तो हाँ, कुछ ऐसी कंसल्टेंसीज हैं जो एक सीए ही प्रोवाइड कर सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए सीए रिक्वायर्ड है, वो चीज़ आप किसी भी आउटसाइड सीए से आप एज अ कंसल्टेंट आप करवा सकते हो। अदरवाइज इन हाउस के लिए अगर आप चाहो तो नॉन सीए भी हायर हो सकता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट है। सो आप जो बाकी जो नॉन सीए बैकग्राउंड्स के जो लोग हैं, आप उसको क्या सजेशन देना चाहोगे अपने लाइक फाइनेंस सेक्टर, फाइनेंस डोमेन नॉलेज बढ़ाने के लिए, या टैक्स से रिलेटेड कुछ वो गलत ना करे? जो नॉन सीए है वो अभी भी मेरे ख्याल से जिनको टाइम हो चुका है, या फिर जो इस फील्ड में अपना टाइम स्पेंड कर चुके हैं ऑलरेडी, और अगर वो इस करिकुलम से बाहर आ चुके हैं या फिर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो वो अगर वो चाहते हैं कि उनको सीए आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो भी वो अपनी जर्नी को अपनी स्टडीज़ के साथ, जैसे जितने भी लॉ में चेंजेस आते हैं, जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं डेली बेसिस पे, उनको स्टडी करके एक अच्छी ग्रूमिंग की जा सकती है अपने अंदर, और वो अपने आप को अपस्किल करके वो अपनी जॉब को और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो बेसिकली स्किल्स देखती हैं। राइट। आजकल ये है कि स्किल्स ज़्यादा देखी जाती है। हाँ, डिग्री की वैल्यू होती है, बट मेरे ओपिनियन में स्किल्स की ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपके पास डिग्री और स्किल दोनों का कॉम्बो है तो आप आउट ऑफ द बॉक्स आप काम कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास स्किल्स है और अगर डिग्री नहीं भी है, तो भी ऐसा नहीं है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते। यू कैन ईजिली सर्वाइव, अर्न गुड मनी, बहुत अच्छा काम किया जा सकता है इस फील्ड में। सो जो नॉन सीए बैकग्राउंड्स के, इंजीनियरिंग हो गए, मेडिकल्स हो गए, या कोई और जो डोमेन के लोग हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे फाइनेंस रिलेटेड या टैक्स रिलेटेड? टाइम से क्या पे करना चाहिए, क्या नहीं? सजेशन ये है कि टाइमली अपने रिटर्न्स जो भी हैं वो फाइल करें, और टैक्स पे करें, नेशन में कंट्रीब्यूट करें, और जितना ज़्यादा नेशन में वो कंट्रीब्यूट करेंगे उतना नेशन बेटर होगा, उतनी हमारी इकोनॉमी बेटर होगी। तो मेरा यही सजेशन है कि टाइमली हर चीज़ एग्जीक्यूट करके एक सही टैक्स पे करके एज एक जिम्मेदार जो नागरिक होता है उसका यही फ़र्ज़ है कि वो अच्छा टैक्स पे करे और अपने नेशन में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करे। एंड हम लोग ये अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं कि लोग खुद से टैक्स पे करें? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टियर 2 या टियर 3 सब में या विलेजेस में, सिटीज़ में बहुत लोग टैक्स पे नहीं करते हैं। तो हम कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं कि ऐसे एज ए नेशनलिज्म कि आप टैक्स पे करो ताकि हमारा कंट्री ग्रो करे? वो एक्चुअली वो अवेयरनेस ऑलरेडी चल रही है। अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स में डेली अपडेट्स आते हैं, या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि बहुत अवेयरनेस है इस चीज़ को लेके। ठीक है, हो सकता है रिटर्न फाइलर्स या फिर हो सकता है टैक्स पेयर्स कम हो, बट ये कि आगे आने वाले टाइम में ये टैक्स पेयर्स ऑब्वियसली बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो उस हिसाब से अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है लोगों की, तो कहीं ना कहीं टैक्स अपने आप परव्यू में आ ही जाएगा।
एग्जैक्टली। सो आपने ऑफशोर एक क्वेश्चन में मेंशन करा था आंसर्स में, तो ये क्या है, आप थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो? एक्चुअली ऑफशोर ये है कि आप इंडिया में बैठे हुए एज अ सीए या कोई भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं रिलेटेड टू फिनेंस एंड अकाउंटिंग, तो आप इंडिया में बैठे हुए आप अपने स्किल्स को बाहर भी डिलीवर कर सकते हो। लाइक आप अपनी सर्विस को बाहर भी आउट ऑफ इंडिया भी डिलीवर कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है कि जो जैसे अगर आप यूएस की बात करते हैं तो यूएस में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो इंडिया में आके अपना काम हम लोगों से करवाना चाहते हैं। आजकल ऐसा सिनेरियो है कि इंडिया में बैठे बैठे लोग भी बाहर सर्विसेज दे रहे हैं। exactly. तो उसमें एक एडेड एडवांटेज ये होता है कि अगर आप सीपीए कर लेते हो, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जो दैट्स इक्विवेलेंट टू सीए, बट वो यूएस क्योंकि वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप यूएस सीपीए करके आप अपनी सर्विसेज को और अच्छे से डिलीवर कर सकते हो। एज अ सीए भी लोग कर रहे हैं जिसमें टैक्सेशन है या फिर बुक कीपिंग है, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके बाहर की जो कंट्रीज हैं जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, न्यूजीलैंड या कोई भी ऐसे कंट्रीज जो आप उनको सर्विसेज आराम से प्रोवाइड कर सकते हो। वो आपको डेटा सिक्योरिटी ये सब थोड़ा चीज़ें ध्यान रखनी होती है। अगर आप बाहर कोई इंटरनेशनल अगर आप सर्विस दे रहे हो ऑफशोर, तो वो सर्विस दे के आप डॉलर्स में भी पैसा कमा सकते हो। ओके, सो IIM, CFA और CA, इस तीनों में क्या कॉमन है एंड क्या क्या डिफरेंसेस हैं? CA is all about accounting and finance, right? IIM is like वो MBA जो कोर्स होता है वो that's all about management. और CFA is Chartered Financial Analyst, वो बेसिकली वो ग्लोबल फाइनेंस पे है। okay. तो तीनों में कॉमन कुछ नहीं है, बट हाँ कुछ लोग ऐसे जो जिनका फाइनेंस में कोर इंटरेस्ट है और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ऑलरेडी, वो अगर उनको लगता है कि मैं फाइनेंस में और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ तो वो CFA भी परस्यू करते हैं। और मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो CA भी हैं और MBA भी हैं। तो वो एक बहुत अच्छा कॉम्बो बन जाता है उनके लिए कि उनमें अकाउंटिंग फाइनेंस के स्किल्स तो हैं, साथ में मैनेजरियल स्किल्स भी हैं। इवन मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे इंजीनियर्स जो MBA कर रहे हैं या अब बहुत सारे इंजीनियर्स अब CFA में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। एग्जैक्टली। सो एंड एक लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जो आप जानती होगे, तो वहाँ पे CA की लिंक्डइन पे इंजीनियर्स काफ़ी भरे पड़े हैं, CA वहाँ पे मुझे कम दिखते रहते हैं। तो क्या वो लोग लिंक्डइन या पब्लिकली आना नहीं चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे CAs हैं जो लिंक्डइन पे है, जो एक अच्छा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसको मैं प्रोफेशनल सोशल प्लेटफॉर्म कहूँगा। वहाँ पे आप अपने आप को सोशलाइज भी कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज को ये दिखा सकते हैं कि हाँ मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से पॉसिबली आपका बिजनेस भी मिल सकता है और आप ऐसे ऑफशोर या बाहर के लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस देने में या आपकी सर्विसेज में अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा, बहुत एक हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है। और मैंने देखा बहुत सारे CAs उसमें ऑलरेडी हैं जो डेली पोस्ट करते हैं और एक नॉलेज शेयरिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सारे CAs के लिए, CA स्टूडेंट्स के लिए भी, जो एक इसको मैं कहूँगा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली। वहाँ पे जो पोस्ट आती हैं अब इतनी रेलेवेंट पोस्ट होती है कि वो पूरे नॉलेज स्प्रेड हो रही है उसमें, तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको काफ़ी CAs ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। सो बिलो द CA लेवल एग्जाम्स और जो स्टूडेंट्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड्स के वो और क्या परस्यू कर सकते हैं? देखिए कॉमर्स में बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें जाया जा सकता है। जैसे अपार्ट फ्रॉम CS है, अगर कोई लॉज में जिसको इंटरेस्ट है वो CS कर सकता है। LLB है जिसको लॉ भी कहते हैं, वो LLB में भी जा सकता है। LLB में भी अब बहुत लोग ऐसे जो टैक्सेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत लोग सिविल की कर रहे हैं, बहुत क्रिमिनल की भी हैं। उसके अलावा कॉस्ट मैनेजमेंट जिसको CMA बोलते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या CWA, वो भी किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि MBA आप कर सकते हैं तो एक अच्छे कॉलेज से, Tier 1 कॉलेज से आप MBA भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है या फिर अगर आपको लगता है कि आप ग्लोबली करके आप साउंड हो सकते हो, तो आप CPA या फिर CFA वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं।
सो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कोई सीए स्टूडेंट है तो अच्छे से वो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करे, स्टडीज़ को अच्छे से करे, ताकि वो अपने करिकुलम को और अपने प्रोफेशन को बहुत आगे ले जाए। और जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, और बाकी एज अ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो किसी भी जॉब में हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेशन को बिल्ड करने में एक बहुत बड़ा ग्रोथ फैक्टर है, जो नेशन को कंट्रीब्यूट करके नेशन की ग्रोथ को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। सो थैंक यू आलोक जी, आपने कीमती समय दिया हमें। थैंक यू सो मच। सो टॉक विद अचीवर्स में ऐसे ही मैं आपके सामने पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा, अलग अलग पर्सन के जर्नी दिखाऊंगा, स्ट्रगल्स दिखाऊंगा। आप मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।